प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब भी हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें दोनों तरफ इक्वल कंसनट्रेशन है, 50-50% है। तो जो फ़्लो वो डिवाइड है दोनों तरफ 50-50%। ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ये, इट कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। अगर हम इक्विलिब्रियम को अगर हमारे पास डिस्टर्ब हो गया या इक्विलिब्रियम एक मेंटेन फॉर्म में है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, उसमें इक्वल चांसेस हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड से हम जो है दोबारा अपने जो हमारी कंसनट्रेशन है उसको अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ नो अपेरेंट चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ विद टाइम। जो जो टाइम हमारा पास करता जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक जगह पे सेट है तो हमें कोई चेंज जो है वो नज़र नहीं आएगा। केमिकल चेंज भी नहीं होगा उसके अंदर और ना फिज़िकल चेंज होगा। ठीक है, फिज़िकल चेंज तो हम नोट कर सकते हैं, वो हमें नज़र भी नहीं आएगा। जबकि केमिकल चेंज अगर हम नोट करते हैं किसी भी केमिकल फिनोमेना के थ्रू तो वो भी हमें एक स्टैटिक फॉर्म में ही नज़र आएगा। सिर्फ जो है रिएक्शन क्योंकि चल रहा है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ 49% हो गया, यहाँ 51 हो गया, तो वो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम बैलेंस कैसे होगा कि दोबारा फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चला जाएगा, ये दोबारा 50 हो गए। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सपोज दो मालिक्यूल हैं रिएक्टेंट के, R1 R2, ये दो मालिक्यूल हैं प्रोडक्ट के, P1 P2। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कि R2 जो है वो चला गया प्रोडक्ट की तरफ, वहाँ से क्या होगा P2 दोबारा इधर आ जाएगा रिएक्टेंट की तरफ। फिर रिएक्शन अगर चल रहा है R1 जाएगा यहाँ से P1 आ जाएगा। अब मालिक्यूल तो डिफरेंट हो गए लेकिन उनकी कंसनट्रेशन जो है वो दोनों तरफ सेम रहेगी। आगे वेलोसिटी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की भी सेम रहेगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी डिस्टर्ब होगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी हाई हो गई है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जल्दी मूव करेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इक्विलिब्रियम ख़त्म। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी हाई है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल फेज़ में ज़्यादा जो है वो स्पीड से मूव करेगा और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है कि जो भी हम चेंजेस वगैरह लेके आते हैं इक्विलिब्रियम ट्राई करता है कि उसको जो है एडजस्ट कर सके किसी भी तरह, लेकिन अगर वो एडजस्ट नहीं करता तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोबारा अगर हम उस चेंज को रिमूव करते हैं, सपोज हम एक रिएक्शन अमोनिया का रिएक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, हमने जो है ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना है। हम क्या करते हैं कि जब अमोनिया और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी अमोनिया बनेगा। हम क्या कहते हैं कि प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं रिएक्टेंट वाली साइड, ताकि प्रेशर ज़्यादा होगा, गैशियस मॉलिक्यूल हैं दोनों, ये आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे और अमोनिया ज़्यादा बनेगा। अब हमने क्या किया कि रिएक्टेंट की तरफ हमने एक चेंज इंसर्ट किया, वो क्या है प्रेशर, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्टेंट जो है उनकी अमाउंट कम हो जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा कि अमोनिया के मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में दोबारा कन्वर्ट हों, ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो सके। ये जो फिनोमेना है इसको ली चार्टियर प्रिंसिपल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया, नेक्स्ट हम इसको पढ़ लेंगे। तो लेकिन अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो भी जाता है तो हम क्या, अगर प्रेशर रिमूव कर देते हैं जो हमने एक्स्ट्रा लगाया था, तो दोबारा वही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम री एडजस्टेबल है। जैसे आप जाली ले लें, जाली को आप स्क्वीज़ वगैरह में करते हैं, पुल करते हैं, जब आप उसको छोड़ें दोबारा वो उसी फेज़ में आ जाती है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि अटेन फ्रॉम आइदर साइड, कि इक्विलिब्रियम जो है दोनों तरफ से अटेन हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट कम बनना शुरू हो जाए, रिएक्टेंट के साथ उसकी अमाउंट मैच कर जाए, या रिएक्टेंट ज़्यादा बने ताकि प्रोडक्ट के साथ उसकी अमाउंट मैच कर जाए। इसी तरह इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, इसका हम जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल कंसनट्रेशन है तो इक्वल चांसेस हैं कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम एक गैशियस फेज़ में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन या इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम रिएक्शन क्लोज वेसल के अंदर करें, बंद। क्योंकि अगर हम ओपन में करेंगे, गैशियस फेज़ है, गैशियस जो है ऑपरेट हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं, तो एक साइड हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, या रिएक्टेंट जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसके लिए गैशियस फेज़ में जब इक्विलिब्रियम हमने लाना है तो क्लोज वेसल के अंदर, ताकि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता उसकी स्टेट के ऊपर, कि अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल है, डायनामिक है, स्टैटिक है, तो कैटालिस्ट उसकी किसी भी फॉर्म को इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। सिर्फ क्या करता है कैटालिस्ट के इक्विलिब्रियम, अगर हम कहते हैं कि 10 मिनट में हमें अटेन होना है, तो अगर हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो वो 5 मिनट में हमें जल्दी मिल जाएगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि
कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे आप 2x कर देते हैं वीडियो को, तो वीडियो का बाकी सारा सिस्टम तो सेम रहता है, सिर्फ स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। लास्ट ये है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ अगर हम इक्विलिब्रियम की पढ़ते हैं तो इंट्रॉपी और उसकी स्टेबिलिटी, एक रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में आ गई कोई चीज़ तो वो स्टेबल हो जाती है, अमाउंट जो है वो बैलेंस चीज़ जो है वो नेचर भी जो है वो बैलेंस को प्रमोट करती है। तो जब वो 50-50% दोनों तरफ कंसंट्रेशन हो जाएगी तो स्टेबिलिटी उसकी हाई हो जाएगी और इंट्रॉपी जो है वो बढ़ जाएगी। कोई भी रिएक्शन जो होता है उसकी इंट्रॉपी जो है वो बढ़ती रहती है हमेशा, बेशक वो फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, कोई भी रिएक्शन हो इंट्रॉपी उसकी इंक्रीज़ होती है। इस नेचर की भी, यूनिवर्स की इंट्रॉपी भी हर सेकंड हर लम्हा जो है वो बढ़ती रहती है। इंट्रॉपी होती है डिस्टर्बेंस, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो प्रिसाइजली रखेंगे तो वो भी इंट्रॉपी एक डिस्टर्बेंस ही होगी। सपोज एक चीज़ इधर पड़ी हुई है, बुक शेल्फ के ऊपर उसको होना चाहिए जबकि वो कहीं और पड़ी हुई है, आप उसको उसकी अपनी जगह रखेंगे तो वो भी एक इंट्रॉपी इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि जिस जगह थी वो एनर्जी आपने डाली या वेस्ट की, इंट्रॉपी जो है यूनिवर्स की जो है बढ़ती है। तो इंट्रॉपी कभी भी कम नहीं होती, ठीक है। तो थर्मोडायनामिकली अगर हम पढ़ें तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो एक रिएक्शन होता है उसमें स्टेबिलिटी और इंट्रॉपी मैक्सिमम होती है, जबकि फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। हमने पढ़ा हुआ है स्टेबिलिटी और एनर्जी का जो है आपस में इन्वर्स रिलेशन है, जितनी कोई चीज़ स्टेबल होती है उसमें उतनी ही कम एनर्जी होती है।